अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक जो है वो MQM पार्टी से है और वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी PS 96 के MPA भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने MQM जो आपकी पार्टी है, आपने कब से इसमें ज्वाइनिंग दी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MQM जो मैंने ज्वाइन की थी वो 1989 में जो है ज्वाइन की थी और तकरीबन मुझे 33 साल जो है अच्छा, वो हो गए MQM से ज्वाइन हुए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र अभी जारी है। तो इस 33 इयर्स में आपने ऑब्वियसली बहुत कुछ देखा होगा इन आंखों ने और बहुत कुछ सहा भी होगा आपकी पार्टी ने। क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या क्या हर्डल्स आई इस पार्टी को आगे लेके जाने में? देखिए MQM जो बनी थी उसका बेसिक मकसद कल भी वही था जो आज है, वो है मजलूम आवाम के लिए आवाज़ उठाना, उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना और सबसे बड़ा ये कि जो कराची और अंदरूनी शहर सिंध में जो है वो उर्दू स्पीकिंग के साथ ज़्यादती हो रही थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जो है MQM वजूद में आई थी। तो उस वक्त मैं मैट्रिक में था और मैंने APMS से ज्वाइन किया था 88 में। अच्छा। और मैट्रिक के फ़ौरन बाद फिर मैंने जो है वो MQM यूथ ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है वो कुछ कर सकें। और MQM का शायद आपके नॉलेज में है कि जब से MQM आई है वजूद में उस वक्त से आज तक जो है वो मुख्तलिफ तासुब का शिकार रही है, बिल्कुल मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रही है, क्योंकि जब भी इसने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई तो इसको मुख्तलिफ तरीके से जो है वो परेशानियों में इन्वॉल्व रखा गया, मुलविस किया गया, मुख्तलिफ इल्ज़ामात जो है वो इस पर लगे, सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। और ज़्यादातर हमने जो है वो कठिन हालात में वक्त गुजारा है सही। अगर आप कहें तो। So what do you think? Who is the responsible? कौन लोग हैं जो मतलब इसको खत्म करने के लिए तुले हुए हैं? ये कोई बाहर के लोग हैं या आपको लगता है ये पार्टी के कुछ लोग हैं? नहीं, पार्टी में कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि कराची, सिंध और पाकिस्तान की जो आवाम है वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जो है बसर कर सके। अच्छा। जो वडेरा शाही है, जो जागीरदाराना निज़ाम है, हाँ जी। वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई B कैटेगरी से उठ के C कैटेगरी से उठकर जो है वो आके उनके साथ असम्बलियों में बैठे। हाँ। ये MQM वही जमात थी जिसने अपने दौर में एक मिडिल क्लास को एक C कैटेगरी से उठाकर जो है वो असम्बली के ऐवानों तक पहुंचाया। वरना इससे पहले अगर आप असम्बली का माहौल देखें 87 से पहले जो MQM ने नहीं इसमें पार्टिसिपेट किया था तो हर आदमी प्राउडो से उतरता था। सही। और एक एक MPA से मिलने के लिए जो एक एक हफ्ता पहले और 15-15 दिन पहले से जो है वो टाइम लेना पड़ता था, फिर वो जाके उसके जो नीचे के लोग होते हैं उनसे मुलाकात करता था। तो वो सब लोग कौन थे? वो सब लोग वडेरा फैमिली से थे? फैमिली, वही जागीरदाराना अच्छा। फैमिली जो अंदरूनी सिंध और पंजाब में है, कल्चर जो है। सही। लेकिन जब से MQM आई है तो आपको देखा कि MQM के जो MPA MNAs हैं वो आपको जो है 24 आवर जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में आप उनको इन्वॉल्व देखते हैं। और किसी का मिलना हमारे से मिलना किसी के लिए कोई इतना बड़ा जो है वो टारगेट नहीं होता कि वो आए और उसको जो है लाइन में लगना पड़ेगा। अभी हाकिम साहब आएंगे, फिर वो बाहर निकलेंगे, फिर उनके पाँव चूमे जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह MQM ने जो है सरवाइव किया है और यही वो सारी चीज़ें हैं जिनको लोग पसंद भी करते हैं। और इतने कठिन मराहिल से गुजरने के बावजूद आज MQM जो है अपने लोगों में मौजूद है। तो उसकी वजह यही है कि लोगों के दरमियान मौजूद रहना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, MPA MNAs ऐसे हैं, सेनेटर ऐसे हैं जो एक दफ़ा इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा अपनी कंस्टिट्यूंसी में ही नहीं जाते। सही। वो जीता लड़काना से है, बदीन से है, घरों से है और उसकी रिहाई जो है वो क्लिफ्टन और डिफेंस में। सही। तो किस तरीके से वो लोगों के मसाइल हल करेंगे? लोग इसी वजह से जो है वो MQM के साथ खड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। कुछ ना होने के बावजूद ये लोग जो है वो अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहते हैं। सही। तो आपको लगता है जो AC वाले कमरों में बैठ के ये सियासत करते हैं वो सियासत नहीं होती है? सियासत का नाम ये है कि आप लोगों में जाएं, उनके मसाइल सुने और उनको हल करें। सियासत का नाम खिदमत है। जब तक आप आवाम से वोट लेकर आते हैं, उनको बहुत सारे वादे आपने उनसे किए होते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन उनकी होती हैं कि यार चले हमारे इलाके से ये बंदा जीता है तो अब ये कुछ ना कुछ हमारे लिए जो है वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएगा। अब जिससे कराची का सबसे बड़ा मसला आज से 10-15 साल आप पहले देखें तो शनाख्ती कार्ड का हसूल था। सही।
कि किसी को बंगाली की स्टैंप लगा के, किसी को बिहारी की स्टैंप लगा के, किसी को जो है वो अगवानी बनाकर जो है वो हजारों रुपए रिश्वत लेके फिर वो सब जो पाकिस्तानी बन जाते थे। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम ने जब इस बारे में जो है वो आवाज़ उठाई और जाके खुद हमने जो है मुख्तलिफ नादरा के सेंटर्स के ऊपर जो है वो लोगों को ब्रीफिंग दी, लाइन में उनके साथ लग के हमने जो है प्रैक्टिकल किया कि किस तरीके से वहाँ का स्टाफ जो है वो लोगों को तंग करता है। किसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया, अब उसको दोबारा ऑन करने के 15,000, 20,000, 25,000 रुपए ले रहे हैं। तो ये वो चीज़ें थी जिनको जो है, और फिर जॉब्स के जो मसाइल थे जब एमक्यूएम थी, जब एमक्यूएम के साथ लोग थे और सारी चीज़ें थी, तो उस वक्त लोगों ने तकरीबन 40 से 50,000 जॉब्स जो हैं वो एमक्यूएम ने उस ज़माने में जो है वो इस कराची शहर के नौजवानों को दी हैं। लेकिन बीच में एमक्यूएम जो है वो टूट भी गई थी, उसकी क्या रीज़न थी? नहीं, एमक्यूएम टूटी नहीं है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि क्राइसिस एमक्यूएम पर बहुत सारे रहे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ के चले गए ना, एमक्यूएम पार्टी छोड़ के चले गए। देखिए सियासत में तो लोग आते और जाते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन लीडरशिप हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है और उसी तरीके से जो है वो सब सिस्टम और वो सारे काम जो है एमक्यूएम कर रही है जो इस आवाम के लिए हमने करने। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है मुल्क के हालात की, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुल्क के हालात देखें, अभी दो इश्यूज चल रहे हैं। एक तो हमारे बॉर्डर पे सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो हैं, और दूसरा जो है वो एक मजहबी, आज की बात करें तो एक इशू खड़ा हुआ है। तो मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मसले को इतना ज़्यादा जो है वो उलझाया ना जाए, इसको तरीके से हैंडल करते हुए, ताकि जो लोग अपने अपने घरों में महसूर हैं, आज तक 3 से 4-5 दिन हो गए हैं, गुजरावाला पूरा बंद है, जहलूम पूरा बंद है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और मजदूरी के लिए बाहर भी जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे नहीं है, खाने की अशियाँ वहाँ पे खत्म हो रही हैं, सब कुछ ब्लॉक हो चुका है, ब्लॉक हुआ हुआ है, कंटेनर्स लगे हुए हैं, पूरा इस्लामाबाद आपने सील किया हुआ है। लाहौर की सूरत हाल देख लें कि मेरा ख्याल है कि 100-150 के करीब तो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। सही, बिल्कुल। कुछ और लोगों की भी वहाँ पे जो है वो कैजुअलिटीज हुई हैं, किसी का इंतकाल हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को जो है ग्रैंड रियलिटी को समझते हुए जो है इस पे कोई ऐसा तरीके से इसको दोनों पर उनको भी बुलाया जाए, बिठा के इस्लामाबाद में उनसे बात की जाए जो, और 50-50 की बुनियाद पे सही कि कुछ लोग दो की पॉलिसी करते हुए जो है वो इस मसले को हल किया जाए, मतलब मसाइल को हल किया जाए, ना कि मसाइल और पैदा किए जा रहे हैं। डेफिनेटली अभी जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है तो ये गंभीर सूरत हाल है इस मुल्क के लिए। एक तो बॉर्डर्स पे आप परेशान हैं अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से और इंडिया के हवाले से, और दूसरी तरफ आप ये इंटरनली जो प्रॉब्लम इशू खड़ा हुआ है तो इसको हमें फौरन रिजॉल्व करने की जरूरत है। सही। 33 इयर्स हो गए आपको एमक्यूएम में, तो इन 33 इयर्स में कोई एक ऐसा वाकया याद है आपको जो अनफॉरगेटेबल हो, जो कभी ना भूले हो आप? ऐसे एमक्यूएम में अगर आप किसी से ही पूछेंगे तो एमक्यूएम के हर कारकुन के साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया जो है वो जुड़ा हुआ है जो उसको जो है कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसको तो बहुत सारे वाकयात हैं। और जब मैं मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था और मैंने मैट्रिक पास करके एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार की, तो उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे और इंटर के पेपर्स जो हैं वो इस वक्त स्टार्ट हुए हुए थे। तो वहाँ से मुझे इंटर के जो कुछ सेंटर था जहाँ पे मैं पेपर दे रहा था, वहाँ से मुझे जो है वो अरेस्ट किया गया था और मैं आधा पेपर देकर जो है इंटर के पेपर दे रहे पेपर्स के दौरान, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही जो है वो मतलब ना भूलने वाली चीज है। हाँ। कि मैं पेपर देते हुए मैं अरेस्ट हुआ था। वो सिर्फ इसलिए था कि आपने एमक्यूएम ज्वाइन की थी और एमक्यूएम जो है वो गरीब आवाम के साथ थी उस वक्त। चलें जी, अगला सवाल है मेरा कि आपने किससे इंस्पायर होकर एमक्यूएम को ज्वाइन किया था? आपकी फैमिली में कोई था? इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली थी? इंस्पिरेशन देखिए मैं इलाके से मिली थी। अच्छा। क्योंकि उस वक्त मेरी एज जो है वो 17 फैमिली में कोई नहीं था पहले? नहीं, फैमिली में मेरे कोई जो है उस वक्त जो है एमक्यूएम भी नई वजूद में आई थी 84-85 में। तो लेकिन जो सूरत हाल इलाकों की थी और जिस तरीके से एमक्यूएम ने वहाँ पे अपने काम स्टार्ट किए थे, लोगों की पूरी तवज्जो जो है वो, और 87 के जो इलेक्शन थे कि एमक्यूएम ने बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सपोर्ट के जो है वो पूरा इलेक्शन जो है वो बहुत आसान तरीके से कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में जो है विन किया था। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि यार चलें कोई तो है जो इस कौम के लिए आवाज़ उठा रहा है, और वरना तो ये होता था कि जॉब्स आती थी तो वो पहले ही जो है वो सेल आउट हो जाती थी, मतलब वो पहले ही बंदे तो जो है उस पे अपॉइंट कर दिए जाते थे। जाली डोमिसाइल्स के मसाइल उस वक्त से आज तक चल रहे हैं कि तकरीबन 30 से 35 हज़ार इस शहर कराची की जॉब जो है वो इंटीरियर से लाके लोगों को यहाँ पर जो है वो दी गई। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है शहर कराची के साथ। जितनी ज्यादती शहर कराची के साथ हुई और जितनी आवाज़ एमक्यूएम ने उठाई है, इतनी ही
पावर के साथ जो है एमकेएम को जो है वो दबाने की कोशिश की गई है कि ये क्यों शहर कराची के लिए आवाज़ उठाती है या इंटीरियर के वो एरियाज जहाँ पर रूरल एरियाज जहाँ पे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पे लोगों को इसीलिए परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। अच्छा, आपकी जो ये जमात है एमक्यूएम, इन्होंने आपकी जमात ने इंटीरियर के लोगों के लिए क्या क्या सहूलियात फराहम की, उनको क्या काम किया आपने उनके लिए? देखें, इंटीरियर में अगर आप हैदराबाद का जिक्र करते हैं तो हैदराबाद में तीसरा बड़ा शहर हुआ करता था इस पाकिस्तान का, हैदराबाद। बिल्कुल ठीक है, आज तक वहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो अमल में नहीं लाया जा सकता था। अच्छा। और एमकेएम ने जो है उसके लिए ये ज़मीन परचेज़ की और आज वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी का काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। इंशाल्लाह 2 से 3 साल में हम हैदराबाद को जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो दे सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का जो है वो उसी सूरत में था जिस सूरत में लाड़काना, बदीन और दादू का हुआ करता था। आज अगर आप हैदराबाद की सूरत हाल देखें, मीरपुर खास की सूरत हाल देखें, उसके बाद जो है सखर शहर की सूरत हाल आप देखें जो, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो है वो इंसान रहते हैं। सही। और जहाँ पे अरबों रुपए का बजट खर्च हुआ, 7.5 अरब रुपए का बजट जो है सब लाड़काना के लिए बजट अप्रूव हुआ, और आज वहाँ का हाल देख लें। मोहनजोदाड़ो में एक सियासी मेला करने के लिए जो है वो अरबों रुपए खर्च किए गए और वो वाकई में आज भी मोहनजोदाड़ो ही है। सही। तो ये वो सूरत हाल है जो रूरल और अर्बन एरियाज को जो है वो डिवाइड करती है। अच्छा, आपको आपकी नज़र के सामने आपको पता ही है बहुत सारी पार्टीज थी, लाइक जरदारी साहब की हुकूमत आई, उन्होंने भी अपने साल पूरे किए, उसके बाद नून लीग आई, उन्होंने भी पूरे किए। अभी जो है खान साहब के भी 3 साल हुए हैं, तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, उनको भी 5 साल का वक्त देना चाहिए या फिर उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए? देखिए, खान साहब ने जो हुकूमत संभाली है तो उस वक्त मुल्क जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस में था जी। जितना हमारे ऊपर जो है लोन था, कर्जा जितना था, वो जो है बिल्कुल आखिरी स्टेज पे था। अगर हम वो इंस्टॉलमेंट वहाँ पे अगर नहीं पेड करते तो वो भी इस मुल्क के लिए जो है खतरनाक सूरत हाल थी। सही। और आज जिस कंडीशन में बैठे हैं कि हमें जो है वो IMF के तमाम वाजिबात अदा करने हैं, उसकी किस्त आगे आ रही है, वो हमने देनी है, लेकिन हमारे पास जो है वो डॉलर को रोकने के लिए, माशियत के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। आज हमने दूसरी जगह से जो है इमदाद लेकर डॉलर को रोका है। सऊदीया से अभी जो है हमने जी। किसी भी सूरत में ली है। हाँ साहब बोल रहे हैं कि हमने ऐड नहीं लिया, हमने उनसे जो है वो नहीं एक तो जो भी है। हाँ जी। तो उस सूरत हाल को देखते हुए मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल वक्त था PTI के लिए, और जितना उसमें एमकेएम उनके साथ खड़ी हो सकती थी और अभी भी खड़ी हुई है, और कोशिश है हमारी कि ये अपने साल पूरे करें। लेकिन कुछ इनको अपने अंदर तब्दीली, अपनी कैबिनेट में तब्दीली लानी होगी, क्योंकि वही लोग 50% से ज्यादा अभी उनके साथ हैं जो पहले किसी और के साथ हुआ करते थे। सही। तो आप अपने मुशीर जब तक नहीं बदलेंगे, मुशीर अच्छे नहीं रखेंगे, तो हुकूमत चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल जी, आपकी इस बात से हम तो इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि हम जो है एक न्यूट्रल बात कर रहे हैं, हम अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, हम किसी एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। आगे आपको क्या लगता है, MQM का जो फ्यूचर है आगे क्या नजर आता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा भी MQM ने जो है वो शहर कराची से, हैदराबाद से जो है, जो हमारे अपने शुरू से स्टार्टिंग से शहर हैं, और अब हमारा अगला टारगेट जो है मीरपुर खास, सखर और नवाबशाह के वो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पे हमने कोशिश है हमारी कि वहाँ से अपनी खोई हुई साख को बहाल करेंगे इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में, और बल्दियाती इलेक्शन जो भी होने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह MQM आपको दोबारा उसी आबोताब के साथ जो है वो इस सिंध की खिदमत करती हुई नजर आएगी। चलें जी, हमारी विशद आपके साथ हैं। मुझे ये बताएं, अभी जो कराची के हालात हैं, यहाँ पे मतलब पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है लोगों को, उसके अलावा गलियों में गटर जो है वो उबल रहे होते हैं, इसका जिम्मेदार आपको लगता है कौन है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? रिस्पॉन्सिबल देखें, एक ही शख्स होता है जिसके हाथ में इख्तियार होता है। इख्तियार यहाँ पे जो है वो 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो वज़ीर आला सिंध को और सिंध हुकूमत को हासिल है। सही। वज़ीर आला जो है वो पीपल्स पार्टी से, वज़ीर बल्दियात पीपल्स पार्टी से, और जितनी वजारात आप ले लें, जितनी वजारतें हैं, जितने पोर्टफोलियो हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। और फिर आप अगर ब्लेम दें PTI को, फिर आप ब्लेम दें MQM को या और जमातों को, तो हाउ कैन पॉसिबल? मतलब आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको ये सारे चीजें जो है देखनी चाहिए? जी बिल्कुल। गुज़श्ता 13 सालों के अंदर जो है वो 1300 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो इस सूबे के लिए जो है फंड्स दिए गए हैं। तो 1300 रुपए का अगर आप हिसाब करने बैठते हैं,
तो आपको दुबई में बंगले नजर आएंगे, बिल्कुल। आपको डिफेंस क्लस्टर में बंगले नजर आएंगे, आपको पंजाब में इनके बंगले नजर आएंगे, इस्लामाबाद में नजर आएंगे, लेकिन आपको ना बदीन बना हुआ नजर आएगा, ना आपको सही। लाड़काना बना हुआ नजर आएगा, जहां से ये लोग बिलोंग करते हैं, जिसको ये मानते हैं कि जी यहाँ पे जो है जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का मज़ार वहाँ पर है, जी मैं नज़ीर भुट्टो का मज़ार वहाँ पर है, और तमाम जितने इनके लोग हैं सब वहीं पे ईद मनाने के लिए ये लोग अपने आबाई गांव जाते हैं। बिल्कुल। तो शहर कराची को इन्होंने जो है वो एक गेस्ट हाउस के तौर पे रखा हुआ है। अच्छा तो जितना बजट यहाँ से आता है उसका 80% 75% तो जो है वो रूरल एरिया पे खर्च करते हैं। सही। रूरल एरिया पे कहाँ खर्च होता है? इनकी ज़मीनों पे खर्च होता है, उनकी नहरों के लिए खर्च होता है। और शहर कराची के लिए जो है, अगर अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि डेली का कम से कम 3 अरब रुपया इस शहर कराची पे डेली अगर खर्च होता है तो 3 साल में जाके जो है ये अपनी असल हालत में 1975 की जो है वो नजर आएगा। बिल्कुल। कचरा यहाँ से नहीं उठता, वजीर बल्दियात का काम है। बिल्कुल। पानी यहाँ पे नहीं देते, साफ पानी तो है ही नहीं यहाँ पे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है। हाँ। उसका एमडी जो है पीपल्स पार्टी से। तो अब मुझे बताएं कि अगर आप दूसरों को इल्जाम देंगे तो किस तरीके से देंगे? बिल्कुल, हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो व्यूअर्स, मुझे जाना है ब्रेक पे, मैं मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त बैठे हैं गुलाम जिलानी साहब के साथ, जिनका ताल्लुक जो है MQM पाकिस्तान से है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि टैंकर माफिया जो है वो इस वक्त कराची में बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका मूड होता है तो वो फ़ोन उठाते हैं, उनका मूड नहीं होता है तो बेचारा जो फ़ोन करने वाला होता है वो फ़ोन करते ही रह जाता है। जी बिल्कुल, बहुत खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त शहर कराची में, खुसूसन पानी के हवाले से। और जो आपने टैंकर माफिया किया, टैंकर माफिया नहीं है, बल्कि इसको अगर आप जरदारी माफिया कहें या इसको आप शाह माफिया कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऊपर जो हाथ है, जिसका हाथ है वो कौन है। वजीर बल्दियात, वाटर एंड सप्लाई भी वो खुद देखते हैं तो क्या कर रहे हैं। एक एक टैंकर जो 1300 रुपए का था वो आज 3600 रुपए का हो गया। आप देखिए जो ना, 3600 रुपए का टैंकर था वो आज 7000 रुपए का टैंकर हो गया, 7000 का। आप देखिए ना, इसमें भी वैरायटी है, छोटा टैंकर है, बड़ा टैंकर है। हाँ जी। लेकिन उनके रेट किस तरीके से उन्होंने इंक्रीज किए हैं कि चले 1300 रुपए था तो आपको 2000 रुपए डीजल महंगा हो गया और बहुत सारी चीजें हैं, मेंटेनेंस महंगी हो गई है, तो 1800 से 2000 रुपए समझ में आता है। आपने उसके डबल से भी जो है 1300 से उठाकर आपने उसको 3600 पर जो है वो फिक्स कर दी है। ये गरीब आदमी तो मतलब पानी पीने के लिए भी जो है वो कहाँ से पानी तलाश करेगा, कौन से कुएं खोदेगा। तो ये एक अल्लाह का अजाब कह लें कि हमारे ऊपर है कि जिस तरीके से जो है वो ये लोग इस शहर कराची के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। K4 का मंसूबा जो है वो 4 दफा जो है वो स्टार्ट होने के बाद फिर जो है तातुल का शिकार है। अभी PM साहब ने कुछ उसके लिए फंड्स वगैरह रखे, लेकिन उसकी भी अगर आप ये देखें तो अभी तक उसका रोड डिसाइड नहीं हो सका। तो कब वो रोड डिसाइड होगा उसका और कब उसके ऊपर वर्किंग शुरू होगी, तो मैं समझता हूँ कम से कम 5 से 6 साल का तो प्रोजेक्ट है। तो ये समझ लें कि 1/3 आपकी एक पूरी जो है नस्ल आपकी जो है वो पानी नहीं पी सकेगी, जिसके लिए आज कोशिशें हो रही हैं शहर कराची के लिए। जो K3 है उसमें जितना पानी है उसको अब यहाँ से कराची पहुंचने से पहले ही 50% जो है मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। बहरिया टाउन के लिए आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा। आप उसको जो है फसलों के लिए जो है पूरा दाबे जी से लेकर और कायदाबाद तक अगर आप सर्वे करें तो दोनों तरफ के जो एग्रीकल्चर लैंड है वो आपका मीठे पानी जो है वो इस्तेमाल कर रही है। तो वो पानी जो लोगों को पीने के लिए मिलना चाहिए था वो आपने वहां पर इस तरीके से जो है वो देना शुरू कर दिया है। हाइड्रेंट जो है वो अपने अपने आशीर्वाद वाले लोगों को, जिनके ऊपर आपका आशीर्वाद है, सारी चीजें हैं, वो जो है वो टैंकर माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। तो अल्लाह बेहतर करे शहर कराची के लिए, और मेरी दुआ है कि कुछ अल्लाह ताला इनको हिदायत भी दे जो इस वक्त हाकिम बने हुए हैं कि वो शहर कराची से जो अगर 80% जो है वो रेवेन्यू इस पूरे सिंध में लगाते हैं, तो अगर वो 35% 40% भी उसका जो है वो शहर कराची में खर्च करें। आज कचरे की ये सूरत हाल है कि आधा से ज्यादा शहर जो है वो कचरे का ढेर बन चुका है। कोई आपको किसी गली का कॉर्नर जो है वो कचरे से खाली नजर नहीं आएगा, और उसी की वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। और अगर आप सर्वे करें तो आज से 4 साल पहले का जो इनका डीजल का बजट था आप उसको चेक करें, और आज लास्ट मंथ जो गुजरा है
इसका आप डीजल का बजट चेक करें तो आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि इन्होंने, जिस तरह मैंने कहा कि कराची को एक गेस्ट हाउस की शक्ल दी हुई है। सिंध से आना है, यहाँ से रेवेन्यू जमा करना है, लूटना है, और उसके बाद जो है वापस जो है जाके अपने अपने इलाकों में बैठ जाना है, और वहां से फिर वो 1000 रुपए में और 1500 रुपए में वोट खरीदना है। तो 1000-1500 में वोट, आप ये भी तो देखें ना, आवाम दे देती है 1000-1500 में। देखिए वहाँ की आवाम पे अभी एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। लिटरेसी रेट जो है आप सिंध का देखें तो चारों सूबों में जो है वो सबसे कम जो है वो और खतरनाक सूरत हाल में जो है वो एजुकेशन जो है वो अंदरून सिंध की है हमारी, कि लोग घर बैठे हुए मैट्रिक का और इंटर के पर्चे देते हैं और उनकी जो है वो डिग्रियां उनको मिल जाती हैं 8-8 हज़ार में और 10-10 हज़ार रुपए में। तो इस सूरत हाल में तो वो लाजमी उन्होंने बोलना है जिनको घर बैठे हुए आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो अभी आपके प्रेस क्लब पर आके जो अपनी जॉब्स के लिए और सैलरीज के लिए जो मुजाहरा कर रहे थे, आप ही लोगों के में से कुछ एंकर थे जिन्होंने जाके उनसे पहला कलमा, चौथा कलमा और ABCD में इंग्लिश की बात करने की कोशिश की तो नहीं आई। तो जब ऐसे ऐसे टीचरों से आप अपने नौजवान नस्ल को खुद तबाह करेंगे तो फिर यही हाल होना है जो इस वक्त अंदरून सिंध में हो रहा है। तो अंदरून सिंध में इसीलिए तो लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से आपने कोई एजुकेशन का प्रोग्राम किया वहाँ पे, लोगों को अवेयरनेस देने का कोई प्रोग्राम किया? देखिए IB सिस्टम वहाँ शुरू हुआ, MKM ने शुरू करवाया वहाँ से, कराची से वहाँ पे लोगों को भेजा गया, सारी चीजें हुई। CSS अभी वहाँ पे जब इनके इससे पहले हमारे MKM के पास था, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, तो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल जो है राइट वे में जाके जो है उसका एग्जाम भी होता था और सारी चीजें होती थी। आज जो है वो जो अपर क्लास के लोग हैं, वहाँ के वडेरे जागीरदार हैं, उनके बच्चे जो है वो बगैर इम्तिहान के ही पास हो जाते हैं, और गरीब का बच्चा 5-5 दफा एग्जाम दे रहा है, लेकिन वो जो है वो फेल हो रहा है। लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले मैट्रिक के जब एग्जाम्स हुए थे तो वो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन जो कराची के हालात देखे गए थे कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे और बाकायदा उनकी जो है वीडियोस आई थी मंजर आम पे कि वो सामने किताब रख के जो है वो नकल कर रहे थे और उस्ताद सामने बैठा हुआ था। मैंने कहा ना कि जो सूरत हाल है कि आप सिंध से लाके सरदार साहब से पूछें कि उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है जो इस वजीर तालीम है। अच्छा, सईद गनी साहब इससे पहले मिनिस्टर थे, 1300 रुपए की बेंच जो है उन्होंने जो है वो 26,000 रुपए में जो है 5,000 की बेंच 6,000 की, आज नैब ने उसके ऊपर जो है वो उनको नोटिस जारी किए हुए, उनको बुलाया हुआ है कि कहाँ 5,000 की बेंच और कहाँ 29,000 रुपए 29,000 की बेंच। तो जब आप खुद ही जो है पढ़े लिखे लोग होकर आप खुद ही एजुकेशन में जब करप्शन करेंगे तो फिर यही इसी तरीके से नौजवान नस्ल जो है तबाह होगी। अभी एक अच्छी काविश थी PM साहब की कि उन्होंने जो है तमाम सूबों में जो है वो यकसा तालीमी निज़ाम को जो है वो नाफिज करने की कोशिश की थी। 3 सूबे उस पर एग्री कर चुके हैं। सही सर, आप नहीं कर रहे, इस वजह से नहीं कर रहे कि आपको बहुत सारी चीज़ों में जो है फिर पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपका बच्चा तो दुबई में पढ़ रहा है, आपका बच्चा कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, आपका बच्चा बेकन हाउस में पढ़ रहा है, लेकिन वो गरीब के बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन आप उनको इसलिए नहीं हासिल करने देते, इसीलिए आप वहाँ पे नहीं ला रहे वो एजुकेशन सिस्टम कि उनको पढ़ना पड़ेगा, और जब वो पढ़ लिख जाएगा तो फिर वो आपके सामने हाथ जोड़ के नहीं खड़ा होगा। अच्छा, ये रीजन है, वो सिस्टम है कि जब आप सिंध में जाएं तो आपके पीछे गाड़ी के पीछे जो है वो 50 लोग भाग रहे हो साई साई करते हुए। अच्छा, तो इस सिस्टम को, इस कल्चर को खत्म करने के लिए जो MKM जब भी जो है वो ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश करती है और सारी चीजें करती है, तो फिर ये सारी सूरत हाल पैदा होती है जो आज से 8-10 साल पहले MKM के साथ नहीं। तो आपको क्या लगता है ये जो सिस्टम है हाथ जोड़ के खड़े होने वाला, ये कौन लोग हैं जो खत्म नहीं होने देना चाह रहे? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? अभी मैंने आपको बताया कि जितने आपके मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे, जितने आपके वडेरे सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिंध में जो है वो एजुकेशन जो है वो अच्छे तरीके से जो है लोग हासिल कर सकें। अच्छा, एक स्कूल में 15-15, 20-20 जो है वो असातिज़ा हैं, लेकिन वहाँ बच्चों की तादाद कितनी है? 15, 20, 25, 40 इस तरीके से जो है वो स्टूडेंट हैं, और इतने ही टीचर्स वहाँ पर हैं। और वो टीचर्स कौन है? जिनको इंग्लिश में अपना नाम लिखना दूर की बात है, उर्दू में भी नहीं लिखना आता ज्यादातर उसको। नहीं तो हम इस वडेरा सिस्टम को नहीं रोक सकते। देखिए, गरीब को 2 वक्त की रोटी अगर थोड़ी आसानी से मिल जाती है तो वो बेचारा जो है पहले कोशिश करता है कि वो अपना पेट भर ले। जब आप उसको जो है वो इतनी बैकवर्ड पोजीशन पे लाके खड़ा कर देंगे, आज कराची में जो है वो 18 से 20,000, 25,000, 30,000 रुपए तक पे मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप कराची से बाहर थोड़ा सा निकले 100 किलोमीटर भी तो वही मजदूर जो है 5 से 6,000 रुपए पे और 7,000 रुपए पे काम कर रहा है।
तो ये जो इनके लोग हैं जो इनको वोट देते हैं, जब ये उनके साथ सिंसियर नहीं है तो ये शहर कराची के साथ किस तरीके से सिंसियर होंगे और किस तरीके से जो है यहाँ पे तरक्की को करने देंगे। आप देखें कि मतलब बदीन में जो है वो सूरत हाल आपके सामने है। नहीं तो आपको क्या लगता है इस वक्त जो कराची के हालात हैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए 13 साल गुजरी हुई हुकूमतें या फिर जो हुकूमत आई है उनमें देखिए अभी जो मौजूदा हुकूमत है वही गुजरी हुई भी है ना। पहले भी जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। हाँ। तो 13 से 14 साल हो गए इस सूबे पर जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है। अब फिर वो अगर इल्ज़ाम दें कि जी दूसरों ने नहीं किया, तो भाई दूसरे कहाँ से आएंगे? हुकूमत आपकी है, वजीर आला आपका, तमाम पोर्टफोलियो आपके पास है, और फिर आप बोलें कि हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। तो 13 साल में 1300-1400 अरब रुपए का जो फंड आपको मिला है तो वो कहीं तो खर्च हुआ होगा। कोई तो ऐसी चीज आपने बनाई होगी जिस पे आप खड़े होके जो है फखर से बोल सकते हैं कि हाँ यार ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है, सिवाय कारसाज पे एक मॉन्यूमेंट बनाने के अलावा। और मुझे बता दें, आप बेनजीर पार्क को बोलते हैं बोर्ड बेसन के सामने, तो वो उसके पहले से उसका संगे बुनियाद रखा हुआ था, आपने उसकी रेनोवेट की है, जो पोजीशन थोड़ी सी खराब थी आप उसको जो है ऑन करते हैं। सी साइड को आपने पूरा डिफेंस फेयर एड बना के बेच दिया खुश करके। तो इतने अच्छे अच्छे काम ये कर रहे हैं, तो ये तालीम की तरफ कहाँ जाएंगे जब इनको यहाँ पे जो है दुबई बना हुआ है इनके लिए, और सोने की चिड़ी है, अंडा देने वाली ये मुर्गी है। बस ये अंडे खाए जा रहे हैं उसके, अल्लाह खैर करेगा। तो कराची जो है आपको पता है कराची जो है सबको मतलब ऑब्वियसली रोजगार देता है, सारी मेन इंडस्ट्रीज कराची के अंदर हैं। कराची के साथ जो सतोलो वाला सलूक किया जा रहा है उसका भी रिस्पॉन्सिबल आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठहराएंगे? किसको ठहराएंगे? देखिए जब यहाँ के आप फैक्ट्री ऑनर को तंग करेंगे, और एक बात मैं आपको बताऊंगी, कराची शहर चलता है तो पूरा पाकिस्तान पलता है। बिल्कुल, दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट आई मीन के मैंने बोला कि मेन इंडस्ट्रीज सारी कराची में है। और बीच में कुछ इस किस्म के हालात पैदा किए गए कि लोग यहाँ से जो है वो पंजाब शिफ्ट होना शुरू हो गए थे फैक्ट्रीज, और फिर वहाँ पे भी इतने खराब हालात हुए कि लोग बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया तक में जो है उन्होंने अपने अपना कारोबार जो है वहाँ से शिफ्ट किया है। पॉलिटिकल इश्यूज और फिर बहुत सारे और दूसरे मामला थे, जिसकी वजह से यहाँ से एनालिसिस जो है वो मूव हुआ आउट ऑफ कंट्री जाकर। अगर उसको लाहौर में, पंजाब में भी थोड़ा सा बेहतर माहौल मिलता तो वो डेफिनेटली वहाँ पे भी काम करता। लेकिन कराची में जो काम कर चुका होता है उसको कहीं और काम करना जो है बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। यहाँ जितनी फैसिलिटीज हैं, पोर्ट आपकी करीब है, रेलवे आपका जो है बिल्कुल आपके साथ खड़ा हुआ है, सारी चीजें हैं। तो सबसे मेन तो आपका जो है पोर्ट है, कि आपके पास दो पोर्ट हैं। तीसरी पोर्ट आपकी गवादर की आपको जो है वो यहाँ से 600 किलोमीटर के फासले पर है। सही। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसको हर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो पसंद करता है। उसके लिए एक आसान जो है टारगेट होता है ट्रांसपोर्टेशन का भी, उसको फैक्ट्री चलाने का भी। लेकिन अब यहाँ पे गैस की प्रॉब्लम है, यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है। अब आगे सर्दी आ रही है तो गैस यहाँ पे शाज़ो नादर ही नजर आएगी। आज मैं बताऊं कि मुझे नाश्ते के लिए जो है बाहर से सामान मंगाना पड़ा सुबह में। डोंट टेल मी। और बिल्कुल 100% श्योर बता रहा हूं, ये सूरत हाल यानी कि अभी से ये चीज जो है, ये गैस का बहरान जो है वो अभी से स्टार्ट हो गया है। आप जो है गैस पैदा करने वाले सूबों में दूसरे नंबर पर है ना, बल्कि मेरा ख्याल है कि तो सिंध का पहला नंबर आ गया है। पहले बलूचिस्तान से ज्यादा आ रही थी, और पूरे सिंध को जो गैस है वो सिंध की ही गैस मिलती है। लेकिन वो गैस कहाँ जा रही है, किसको आप दे रहे हैं, किस तरीके से उसकी जो है डिवाइडेशन आपने की हुई है, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, शहर के साथ जो है सुतेली में वाला सलूक आप जब तक बंद नहीं करेंगे, तो कब तक खाएंगे आप इस शहर को। हर चीज की एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट आप क्रॉस कर देंगे तो उसके बाद लाजमी सी बात है कि यहाँ के शहर ने आपके खिलाफ जो है उठ खड़े होना है। सही। क्योंकि पैसा यहाँ का, टैक्स यहाँ का, सारी चीजें यहाँ की, और आप जो है बाहर से आकर, इंटीरियर से आके यहाँ पे जो है वडेरा निज़ाम जो है वो चला रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिंदगी जो जीने के तरीके होते हैं उसमें बुनियादी जो जरूरियात हैं वो फैसिलिटीज जो होती हैं वो बिजली है, पानी है और गैस है, और इन तीनों चीजों का बहरान है इस वक्त कराची में। बिल्कुल। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब आप किस किस को हम पकड़ के बोलेंगे कि आपको ये काम करना चाहिए? हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्यों नहीं समझ में आती? नहीं, बंदा कोई क्या करेगा, मुझे बताया ना, जिसने करना है, जिसके हाथ में रिसोर्सेज हैं, जिसके हाथ में फंड है, जिसने सब काम करना है, जब वो इस शहर के साथ सिंसियर नहीं है तो फिर कौन दूसरा करेगा? लेकिन 18वीं तरमीम ने जो है ये इख्तियार सूबे के हवाले कर दिया ना। अब जब सूबे का मालिक जो बना हुआ है, जो सूबे को चला रहा है, वो इस शहर से जो है सिंसियर नहीं है, तो आप क्या करेंगे?
आपने जो है यहाँ से अगर 7 तक चले जाएं तो आपको दोनों तरफ जो सूरत हाल है कि वज़ीर आला सिंध का वो इलाका है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसकी हालत देख लें। चले कोई एक काम आपने पूरे सिंध में इस 1300-1400 अरब रुपए में ऐसा किया, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो 14 साल से इस सूबे पे हुकूमत कर रहा है, सिंध जिसके पास तमाम इख्तियारात हैं 18वीं तरमीम के हवाले से, जब वो नहीं कर रहा तो फिर बाकी कौन कर सकेगा? लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके कराची के जो मेयर थे उन्होंने हाथ खड़े करके बोल दिया था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। नहीं, आखिरी मोमेंट पे उन्होंने मना नहीं करा था। इलेक्शन जब हुआ था, बल्दियाती इलेक्शन, उसके 6 महीने में MQM ने एक पेटिशन जो है वो हाई कोर्ट में सबमिट की थी कि ये वो इख्तियारात हैं जो अगर आप मेयर कराची के हवाले नहीं करेंगे तो फिर उसका काम जो है वो सिर्फ एक साइन अथॉरिटी तक रह जाता है, और जब उसके बाद आप फंड नहीं होगा, सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो ये कहा गया जी आपके पास जू है, आपके पास अलादीन पार्क है, आपके पास सफारी पार्क है, तो अगर पार्क चला के सूबे चलने लगे तो पूरा पंजाब में पार्क ही पार्क है। सही। यहाँ से डबल बजट उनके जो है वो जाता है, क्योंकि आबादी ज्यादा है वहाँ की, सारी उस रेशियो से उनका बजट जाता है, तो वो सब बजट बंद कर देंगे, क्योंकि कराची से ज्यादा आबादी तो नहीं है लाहौर की, कराची की आबादी ज्यादा है वहाँ से। मैं पार्क्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो एक जगह से गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने जो है ये कहा था कि आपको पैसों की क्या जरूरत है, कि आपको इतने सारे रिसोर्सेज हमने दिए हैं, अगर 5 रुपए के टिकट पे और 10 रुपए के टिकट पे आप पूरा सूबा चलाना शुरू कर दें तो हाउ कैन पॉसिबल कि आप जो उनको OZT मिलती थी मेयर साहब। बिल्कुल जी, यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हम बैठे हैं गुलाम जिलानी साहब के साथ, जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, और बहुत ही अच्छी और बड़ी मजे की इनसे बातें हुई। तो शो को हम थोड़ा नॉर्मल लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो जिसे कहते हैं ना सियासी बातें ज्यादा हो गई हैं। मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से शादी लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की? जी, इसको कंबाइन कर लें। कंबाइन कर लें। पहले आपने पसंद की थी या घर वालों ने की थी? पहले मैंने की। पहले आपने की थी, तो फिर लव मैरिज हुई ना। तो ये लव आपको कॉलेज में हुआ, यूनिवर्सिटी में हुआ? नहीं, मुझे कॉलेज में हुआ। कॉलेज में हुआ था, फिर उन्हीं से आपने शादी कर ली? जी, माशाल्लाह। ये बड़ी रेयर वैसे बात होती है कि जिससे मोहब्बत हो शादी भी उसी से हो जाए। खैर, एनीवेज, मुझे ये बताएं बच्चे कितने हैं माशाल्लाह से आपके? जी माशाल्लाह, मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। 2 बेटियां हैं मेरी। अच्छा अच्छा। और एक बेटा है। अच्छा, आपको तीनों में अपनी झलक किस में नजर आती है, बेटियों में या बेटे में? तीनों में। तीनों में नजर आती है। मतलब आपको लगता है कि ये तीनों भी आगे जाके सियासत को मतलब ज्वाइन करेंगे? कोशिश है मेरी कि वो पॉलिटिशियन बने। करें। अच्छा। ताकि जो काम मैं नहीं कर सका उसको आगे वो कंटिन्यू कर सकें, और जितना कर सकते हैं शहर के लिए, इस मुल्क के लिए वो करें। आगे उनकी मर्जी है कि वो कौन सी फील्ड जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं हॉबीज क्या हैं आपकी, फारिग वक्त में क्या करते हैं? देखिए, MQM में रह के फारिग वक्त मिलना तो जो है वो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। फिर भी मिल जाता है कभी कभी। जो वक्त मिलता है तो उसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग्स, और अगर कोई कभी कभार जो है कोई मैच अगर मिल जाता है खेलने को, क्रिकेट्स मिल जाती है। क्रिकेट लवर हैं आप? तो बिल्कुल उसमें जो है। क्रिकेटर कौन सा पसंद है आपको? क्रिकेटर कौन सा पसंद है? क्रिकेटर पसंद था मुझे जावेद मियादाद, वसीम अकरम। अच्छा, अभी मौजूदा क्रिकेटर्स में से कौन अच्छा लगता है आपको? मौजूदा क्रिकेटर में से बाबर आजम जो है वो अच्छा टैलेंटेड। बाबर आजम जो है वो तो पूरे मुल्क की और पूरी आवाम की पसंद बन गए हैं इस मैच के बाद। वो एक बिल्कुल है, लेकिन जिस तरीके से उनका खेलने का स्टाइल है, जिस तरीके से उनका कवर ड्राइव है, जो बिल्कुल स्लो खेलते हुए एकदम अपने एवरेज के साथ जो है वो टीम को भी लेके चलना, ये अच्छे कप्तान की जो खूबियां हैं वो उसमें नजर आती हैं। और दुआ है हमारी कि तो उसके भी उम्र कम है, एज कम है, तो तवील अरसे तक जो है वो इस मुल्क के लिए खेले। और बाकी देखें, अब दूसरे मुल्कों के जो इस तरीके के प्लेयर हैं वो काफ़ी लॉन्ग खेलते हैं। गंगोली को देख लें, अब धोनी को देख लें, और दूसरे कंट्रीज के लोग हैं। जी जी। हमारे यहाँ पे जो है वो ज़रा सा जो है आदमी की आपकी परफॉर्मेंस वीक हुई और आपको जो है वो टीम से साइड कर दिया जाता है, साइड पे कर देते हैं। और उसका एक बिल्कुल हाजिर सबूत जो है वो आपके पास जो है सरफराज की सूरत में है।
मुझे ये बताएं, खाना किस तरह का पसंद करते हैं आप? पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल या फिर आप देसी फूड ज्यादा पसंद करते हैं? पाकिस्तानी फूड जो है वो सबसे बेहतर है। देसी फूड, देसी फूड जो है उसमें क्या उसमें सबसे ज्यादा डिश पसंद है आपको? मुझे कढ़ाई ज़्यादा पसंद है। अच्छा। चाहे वो मटन में हो या चिकन में हो। कुकिंग करते हैं आप? आपने कभी बनाई है? नहीं, कुकिंग में सिर्फ मैं अंडा बना लेता हूँ। अच्छा, कभी वाइफ के लिए सुबह उठ के नाश्ता बनाया आपने? नहीं, नाश्ता नहीं बनाया, चाय अक्सर बनाई होगी मैंने। चाय बनाई? चाय बनाई होगी। थैंक गॉड कि आपने चाय तो बना के दी उनको, वरना बहुत सारी शिकायतें होती हैं बीवियों को कि हमारे जो हस्बैंड है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। खैर, एनीवेज, अच्छा मुझे ये बताएं कि बर्थडे और एनिवर्सरी किसको याद रहती है, आपको या उनको? ये चीज़ ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स को ही याद होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही याद कराती हैं वही आपको? याद कराती हैं, या तो एक दिन पहले याद कराती है, या जब वो भूल जाती है फिर एक दिन के बाद फिर वो याद कराती है कि यार अच्छा, ये इवेंट था, ये निकल तो गया। ऐसा नहीं होता कि बच्चे याद करा दें? बच्चे अपनी याद कराते हैं। अच्छा, बच्चे अपनी याद कराते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों में से लड़ाई हो जाती है आपस में, तो दोनों में से सॉरी कौन पहले बोलता है? आप बोलते हैं या वो बोलती हैं? देखिए, कोशिश तो मेरी हमारी ये होती है कि लड़ाई हो ना, अच्छा। और अगर लड़ाई होती है तो जिसकी गलती होती है वही सॉरी बोलता है। वही सॉरी बोल देता है। अगर मुझसे मिस्टेक हुई और मैंने गुस्से में कोई अगर बात कह दी है, हाँ। तो कुछ देर के बाद या एक दिन के बाद जो है वो मैं बोलता हूँ छोड़ो यार दफा, अच्छा। सारी चीजें मतलब एक दिन का गैप देते हैं आपके? चीजें थोड़ा सा, हाँ, कि थोड़ा सा नाराज भी रहना चाहिए। अच्छी बात है, होना चाहिए। अच्छा, अगर आपने अपनी बीवी का मूड जो है वो सही करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उनको शॉपिंग कराते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं, या फिर कोई अच्छा सा गिफ्ट देते हैं? नहीं, गिफ्ट का शौक नहीं है उसको लॉन्ग ड्राइव का शौक है ज्यादा। अच्छा। ड्राइविंग का, तो कहीं भी हम निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते लॉन्ग हैं? ड्राइव पे, तो वो 1-1.5 घंटे का टाइम होता है उसमें जो है मतलब वो सेट हो बहुत जाती जल्दी है, सेट हो जाता मतलब मूड अच्छा हो मूड जाता है हो उनका। जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। म्यूजिक किस तरह का पसंद है आपको? म्यूजिक फोक पसंद है मुझे। अच्छा। उसमें जो हमारे कलाकार हैं भी अच्छे, फवाद में उसमें अच्छा काम गाता है, और एक दो लोग और हैं, तो फोक ज़्यादा पसंद। पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं? पाकिस्तानी ड्रामा में देखने की कोई चीज़ सिवाय ग्लैमर के है नहीं। अच्छा, जो स्टोरीज हैं वो इस किस्म की हैं कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। सही, यानी कि इस वक्त जो स्टोरीज बन रही हैं, हाँ, उसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा चेंज भी आना चाहिए अच्छा। उसमें। वाकई आजकल की जो स्टोरीज हैं वो बहुत अजीब सी हैं, अजीब सी समझ में नहीं stories आता है, क्योंकि वो पहले ड्रामे होते थे, आप देखें कि मतलब लोग जो है वो 100 एपिसोड पे चल रहा था, लेकिन लोग देख रहे होते थे। अभी 2 एपिसोड देखें तो आपको पूरी स्टोरी जो है वो समझ में आ जाती कि है उन्होंने क्या चलाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको किस चीज से मोटिवेशन मिलती है? मुझे मोटिवेशन मिलती है किसी की हेल्प कर कर। अच्छा। मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना किसी न किसी को जो है किसी न किसी तरीके से जो है वो मोटिवेट करूं, उसको सर्वाइव, जो मतलब उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूं, तो वो मेरे लिए जो है लोगों बहुत के अच्छा मसले sign होता हल करके आपको खुशी मिलती है? डेफिनेटली मेरी जॉब यही है, हाँ। और 33 साल हो गए हैं जब हम लोगों की खिदमत करते हुए। तो अब ये एक जहन में ये होता है कि सुबह उठ के यार, मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह मैं उठूं तो मेरे हाथ से कोई ऐसा सुबह में अच्छा काम हो जाए ताकि मेरा पूरा दिन जो है वो इत्मीनान से गुजरे कि मैंने कोई अच्छा काम अच्छा किया, काम कोई करके जो है नेकी की। शुरुआत की है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छी अच्छी बातें की हमने, और मेरे शो का वक्त भी हुआ जा रहा है खत्म, लेकिन जाने से पहले आप हमारे यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो यूथ और जनरेशन के लिए मेरा यही मैसेज है कि एजुकेशन पे जो है वो ख़ास तौर पे तवज्जो दें। अगर हमारी एजुकेशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली हम किसी भी काम में जो है आगे बढ़ने में वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है, और यही यूथ है जिसने आगे जाके जो है इस मुल्क की भागदौड़ भी संभालनी है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, क्रिकेट में हो, स्पोर्ट्स में हो, या और डिफरेंट जॉब्स हैं। तो यही यूथ ने आगे जाके जो है इस मुल्क को जो है वो संभालना है, इसकी भागदौड़ को। तो एजुकेशन पे तवज्जो दें, बस मेरे एजुकेशन के हवाले से जो है ये यूथ के साथ ये थैंक यू मैसेज सो है मेरा। मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और व्यूअर्स, मेरे शो का वक्त होने जा रहा है खत्म, लेकिन मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।